Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Key to India's Hunger Challenge. तो जानेंगे हम इसके बारे में. The author Ashok Gulati discussed that the key to addressing India's hunger challenge lies in focusing on gender sensitive growth. जो ऑथर है अशोक गुलाटी, उन्होंने डिस्कस किया है जो की है एड्रेस करने के लिए भारत के हंगर चैलेंज को. ये फोकस करता है जेंडर सेंसिटिव ग्रोथ के ऊपर. स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन हंगर, क्या स्टेटस है भारत का हंगर को लेके. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रैंक्स इंडिया 107 आउट ऑफ 121 कंट्री एंड द लेवल ऑफ हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन इन द कंट्री इज नाउ एज सीरियस. जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2022 का, ये रैंक कर रहा है भारत को 107 पे आउट ऑफ 121 कंट्रीज पे, और जो लेवल है हंगर का अंडर न्यूट्रिशन का कंट्री पे वो सीरियस है. इंडिया का जो रैंक है इस इंडेक्स में वो वर्सन हुआ है. 2020 पे ये 94 था, 2020 पे ये और ज्यादा खराब हुआ, ये और ज्यादा खराब होते चला गया. With over 19%, India has the highest rate of child wasting among under 5 children in the world. और 19% जो है इंडिया पे भारत में हाईएस्ट रेट है चाइल्ड वेस्टिंग का अंडर 5 चिल्ड्रन के एज कैटेगरी पे पूरे विश्व में. ओवर 16% इंडियन जो है वो अंडर नूरिश है और अबाउट 1% जो है हर एक चिल्ड्रन में वो स्टंटेड है. According to National Family Health Survey 5, 18% of mothers are reported that their child below age 6 to 23 months did not eat any food, zero food in the 24 hours preceding the survey. और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ था उसके अनुसार 18% मदर ने रिपोर्ट किया था कि जो उनका चाइल्ड है जिनका एज 6 से 23 मंथ के अंदर है वो नहीं ईट किया है कोई भी फूड व जीरो फूड को 24 आवर्स प्रीसीडिंग सर्वे के. क्लोज टू 40% जो है वो नहीं ईट किया है किसी भी ग्रेन्स को, रोटी, राइस एक्सेट्रा को इंटायर डे के दौरान. और हर एक 10 चिल्ड्रन में से 6 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि नहीं कंज्यूम कर रहे हैं मिल्क को, जीरो मिल्क. व्हाट इज जेंडर सेंसिटिव ग्रोथ? ये जेंडर सेंसिटिव ग्रोथ होता क्या है? जेंडर सेंसिटिव ग्रोथ जो है ये रिफर करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिसी को जो कि ध्यान में रखता है स्पेसिफिक नीड, रोल और कंट्रीब्यूशन को दोनों ही मैन और वुमेन का. ये जो अप्रोच है ये एक्नॉलेज कर रहा है और एड्रेस कर रहा है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, और ये इंपावर कर रहा है वुमेन को प्रमोट करते हुए ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सोशल वेलबींग को. हाउ जेंडर सेंसिटिव ग्रोथ इज की टू इंडिया हंगर चैलेंज. किस तरीके से जेंडर सेंसिटिव ग्रोथ जो है ये की है इंडिया के हंगर चैलेंजेस के लिए. तो ये मदद करेगा इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ में. जेंडर सेंसिटिव ग्रोथ जो है ये प्रमोट करता है इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. ये इंश्योर करता है कि दोनों ही मैन और वुमेन जो है उनके पास एक्सेस हो इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी का. ये रिड्यूस करता है पॉवर्टी को और इंक्रीज करता है हाउस होल्ड रिसोर्सेज को बेटर न्यूट्रिशन के लिए. वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में. बाय इंप्रूविंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स जेंडर सेंसिटिव ग्रोथ कैन इनहेंस हाउस होल्ड इनकम लीडिंग टू बेटर अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन. इंप्रूव करके वुमेन के पार्टिसिपेशन को लेबर फोर्स में जेंडर सेंसिटिव ग्रोथ जो है ये इनहेंस करता है हाउस होल्ड इनकम को, जिसके कारण बेटर अफोर्डेबिलिटी हो पाता है फूड और इंप्रूव न्यूट्रिशन का. एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्ट करके वुमेन के एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इंक्रीज किया जाता है उनके एबिलिटी को कि वो अर्न करे और कंट्रीब्यूट करे फैमिली के इनकम पे, रिड्यूस करे जो वल्नरेबिलिटी है हंगर और माल न्यूट्रिशन का. न्यूट्रिशनल अवेयरनेस एंड हेल्थ केयर, जो जेंडर सेंसिटिव अप्रोच है ये इंश्योर करता है कि जो वुमेन और चिल्ड्रन है वो रिसीव करे एडिकेट केयर और न्यूट्रिशन को. वुमेन इंपावरमेंट में भी ये हेल्प कर रहा है. एम्पावर्ड वुमेन जो है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर रखती है हाउस होल्ड के अंदर, जिसमें कि वो कंट्रोल करती है फूड चॉइसेस और रिसोर्स को लेके. इसके कारण जो न्यूट्रिशनल आउटकम है चिल्ड्रन और फैमिली का वो इंप्रूव करता है. एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम, जेंडर सेंसिटिव ग्रोथ रिकॉग्नाइज करता है जो इंपॉर्टेंस है वुमेन के रोल का एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन के लिए. ये प्रोवाइड करता है वुमेन को जो एक्सेस है रिसोर्स का, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग का, ताकि इनहेंस किया जा सके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और फूड सिक्योरिटी को. क्लाइमेट रेसिलेंस में भी इनका कंट्रीब्यूशन है. इंपावर करके वुमेन को क्लाइमेट रेसिलेंस प्रैक्टिसेस में और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे वो मदद कर सकती है कम करने में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का फूड प्रोडक्शन के ऊपर और अवेलेबिलिटी को लेके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वास्ट मेगालिथिक साइट इन केरला. तो जो वास्ट मेगालिथिक साइट मिला है केरला में इसके बारे में हम जानेंगे. A recent archaeological excavation conducted in the state archaeological department in Kerala uncovered a significant number of megalithic headstone, also known as Topikallu in Malayalam. एक हाल ही में जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कंडक्ट किया गया था स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा केरला पे, इसमें अनकवर किया गया है सिग्निफिकेंट नंबर मेगालिथिक हेड स्टोन का, जिसको कि हम टोपिक कल्लू भी कहते हैं मलयालम पे. हेड स्टोन जो है ये हेमिस्फेरिकल लेटराइट स्टोन होता है जिसका उपयोग किया जाता है लीड के रूप में बुरियल अंश पे मेगालिथिक पीरियड के दौरान.
This discovery is notable as it could potentially be the largest collection of head stone found at an unprotected site in the state. और ये जो डिस्कवरी है ये नोटेबल हो जाता है क्योंकि ये पोटेंशियली लार्जेस्ट कलेक्शन है हेड स्टोन का जिसको ही पाया गया है अनप्रोटेक्टेड साइट में स्टेट के। की फाइंडिंग क्या है? टीम ने पाया है न्यूमरस मेगालिथिक ब्यूरियल साइट और रिलिक्स को, जिसमें कि एक यूनिक रॉक कट लेटराइट ब्यूरियल चैम्बर भी है अपने पाइपलाइन वर्क के दौरान, जो कि प्रमोट कर रहा है एक्सकवेशन को। ये जो साइट है ये इल्ड कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ अर्थन अर्न्स को और डिस्टिंक्टिव आयरन इंप्लीमेंट को, जो कि लाइट सेट कर रहा है जो कल्चर और लाइफ था पीपल का जो कि इनहेबिट किए थे इस एरिया को 2000 ईयर अगो। Ashes were discovered within the urns and beneath the headstone, which is different from the more common occurrence of cremated bone. This suggested unique mortuary practices at this site. और जो एसेस को डिस्कवर किया गया है उन्स और बीनीथ दी हेडस्टोन के, ये अलग है, मोर कॉमन ऑक्यूरेंस है क्रीमेटेड बोन्स के। ये सजेस्ट करता है कि ये यूनिक मॉर्चरी प्रैक्टिस होता था इस साइट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंशियंट मैलारा कल्ट इन कोस्टल कर्नाटका। तो हम जानेंगे जो एंशियंट मैलारा कल्ट है कोस्टल कर्नाटका में, इसके बारे में। Recent discovery of two sculpture near Kundapura, Udupi district have confirmed the presence of ancient Mylara cult in the coastal region. जो अभी हाल ही में डिस्कवरी किया गया है दो स्कल्पचर का, कहाँ पे? तो कुंडापुरा उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। इसने कंफर्म किया है प्रेजेंस को एंशियंट मैलारा कल्ट का कोस्टल रीजन पे। तो कहाँ पे डिस्कवर किया गया इसको? तो कोस्टल कर्नाटका के एरिया पे। One sculpture was found in a well at Basur and depict a royal hero on a horse holding a sword and a ball in his hand. This unique piece lacked the usual Maladevi figure on the horseback. The sitting posture of the horse is unusual and dates it to 15th century AD. एक जो स्कल्पचर जिसको पाया गया है वेल से बारसूर के, ये डिपिक्ट करता है एक रॉयल हीरो को हॉर्स के ऊपर जो कि होल्ड कर रहा है एक स्वॉर्ड को और एक बॉल को अपने हैंड पे। ये यूनिक पीस जो है वो लैक कर रहा है जो यूजुअल मलाइला देवी फिगर होता था हॉर्स के बैक पे। जो सिटिंग पोस्चर है हॉर्स का वो अनयूजुअल है और ये जो है ये डेट करता है 15th सेंचुरी एडी के समय का। जो दूसरा डिस्कवरी था वो एक स्मॉल स्टोन टैबलेट है जो कि डिपिक्ट कर रहा है मैलारा और मैला देवी दोनों को, जो कि माउंटेड है एक ऑर्नानेट हॉर्स पे, वो होल्ड कर रहा है स्वॉर्ड को अपने राइट हैंड पे। ये रिलीफ करता है जिसको पाया गया है एक टैंक में ड्रेजिंग के दौरान साइड प्रोफाइल पे, और ये अपीयर कर रहा है कि ये 17th सेंचुरी का है। Barsar was a significant trading city during the medieval period, with trading guilds like Udai Desi and Nana Desi playing active role. This environment fostered various cults, including the popular Mailara cult that was widespread in the Deccan region. और जो बारसूर है आपका ये एक सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग सिटी है मेडाइवल पीरियड का, जहाँ पर ट्रेडिंग गिल्ड जो है आपका जैसे कि ओहाया देसी और नाना देसी प्ले करते हैं एक एक्टिव रोल को। ये जो एनवायरनमेंट है ये फोस्टर कर रहा है वेरियस कल्ट को, जो कि इंक्लूड करता है पॉपुलर माइलारा कल्ट को जो कि वाइड स्प्रेड था डेक्कन रीजन पे। अब हम जानेंगे माइलारा कल्ट के बारे में। Mylara cult is a religious traditional centered around the worship of a folk deity named Mylara, who is believed to be a manifestation of Lord Shiva. जो मैलारा कल्ट है ये एक रिलीजियस ट्रेडिशनल सेंटर था जो कि वर्शिप करते थे एक फोक डिटी का जिनका नाम मैलारा था। ये माना जाता था कि ये मैनिफेस्टेशन है लॉर्ड शिवा का। This cult is prevalent in part of southern India, particularly in the Deccan region, including Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The cult has its own unique ritual practices and beliefs that have developed over time. और ये जो कल्ट है ये प्रिवलेंट था जो पार्ट है आपका साउथर्न इंडिया पे, पार्टिकुलरली डेक्कन रीजन पे, जिसमें कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे स्टेट आते हैं। ये जो कल्ट है इसका एक यूनिक रिचुअल है, प्रैक्टिसेस है और बिलीफ है जो कि डेवलप्ड हुआ है समय के साथ। Mylara is often associated with other regional deities like Malana in Andhra Pradesh and Khandoba in Maharashtra. The cult has a diverse following that include people from various castes and occupation, ranging from agriculture and pastoral community to martial group. जो मैलारा है ये ऑफन एसोसिएटेड है अलग अलग रीजनल डिटीज से, जैसे कि मलाना हो गया आंध्र प्रदेश के लिए, खांडोबा हो गया महाराष्ट्र के लिए। ये जो कल्ट है इसका एक डाइवर्स फॉलोइंग है जो कि इंक्लूड करता है पीपल को अलग अलग कास्ट और ऑक्यूपेशन के, जो कि रेंज करते हैं एग्रीकल्चर से पेस्टोरल कम्युनिटी तक, मारिटल ग्रुप के तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमन पार्टिकल। तो हम जानेंगे डेमन पार्टिकल के बारे में। Researchers at the University of Illinois have discovered a massless particle, often referred to as Demon particle, which could pave the way for development of superconductor capable of functioning at room temperature. तो जो आपके रिसर्चर थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के, उन्होंने डिस्कवर किया है मासलेस पार्टिकल को, जिसको कहा गया है डेमन पार्टिकल के रूप में। ये जो है एक रास्ता तैयार कर रहा है डेवलपमेंट के लिए सुपर कंडक्टर का, जो कि कैपेबल होगा कि ये फंक्शन कर पाएगा रूम टेम्परेचर पे।
सुपर कंडक्टर जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को बिना कोई रेजिस्टेंस के, इसके लिए करंटली आवश्यकता पड़ती है एक्सट्रीम लो टेम्परेचर की, जो कि ऑफन बिलो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन ये जो न्यू डिस्कवरी है ये पोटेंशियली लगता है कि ये क्रिएट कर सकता है ऐसे सुपर कंडक्टर को जो कि काम कर सकेगा रूम टेम्परेचर पे। ये क्या करेगा तो एक रिवोल्यूशन ला देगा अलग अलग फील्ड पे, जैसे कि कंप्यूटर, मेडिकल इमेजिंग के फील्ड पे। जो टीम है इन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो पोटेंशियल एग्जिस्टेंस है डायमंड पार्टिकल का, जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जो प्रॉपर्टी है मेटल स्ट्रोंटियम रुथेनेट का, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर से। डायमंड पार्टिकल के बारे में हम जान ले। जो प्रिडिक्शन है डायमंड पार्टिकल का, इसको पहली बार किया गया था थ्योरेटिकल फिजिक्स में डेविड पाइन्स के द्वारा 1956 के समय में ही। पाइन ने थ्योराइज किया था कि जो इलेक्ट्रॉन पास करते हैं सॉलिड से बिना एग्जिबिट किए हुए यूनिक बिहेवियर को, ये जो पार्टिकुलर पार्टिकल होता है ये इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि ये लैक करता है मास को। ये पॉसिबल हो सकता है कि ये एग्जिस्ट करता है और ये फॉर्म करे प्लाज्मोन को, जो कि कलेक्टिव यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन का रूम टेम्परेचर पे, जहां पे लार्जर पार्टिकल जो है वो नहीं टिपिकली फॉर्म करेंगे प्लाज्मोन को। क्यों इसका नाम डायमंड पार्टिकल रखा गया? ये जो नाम चूज किया गया क्योंकि जो पार्टिकल का प्रॉपर्टी है जिसमें कि ये मासलेस है, चार्जलेस है और ये इंटरेक्ट नहीं करता है ना ही लाइट से, इसके कारण ये डिफाई कर रहा है कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग को एक मिस्टिकल और सुपरनेचुरल इंटाइटी से। इसलिए जो टर्म डेमन है इसका उपयोग किया गया है मेटाफोरिकली ताकि कन्वे किया जा सके जो इसका अनयूजुअल और काउंटर इंट्यूटिव नेचर है थियोरेटिकल पार्टिकल का, इसलिए इसका नाम डेमन पार्टिकल रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नमो 108। तो हम जानेंगे नमो 108 या नमो 108 के बारे में। Lucknow based CSIR NBRI National Botanical Research Institute has reported developed a new variety of lotus flower called Namo 108 characterized by having 108 petals। ये है क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो जो लखनऊ बेस्ड CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने डेवलप किया है एक नया वैरायटी को लोटस का। ये एक न्यू वैरायटी है लोटस का जिसको नमो 108 कहा गया है। इसको कैरेक्टराइज किया गया है कि इसका 108 पेटल है। जो नाम है नमो 108 ये कॉम्बिनेशन है रिलीजियस सिग्निफिकेंस है लोटस फ्लावर का और जो डिजिट 108 का है जो कि इंपॉर्टेंस रखता है हिंदुइज्म में। क्या फीचर है नमो 108 का? जो लोटस का वैरायटी है फ्लावर का ये ग्रो करता है मार्च से दिसंबर के मंथ में और ये काफी ज्यादा रिच होता है न्यूट्रिएंट में। ये पहला लोटस का वैरायटी है भारत का जिसका जो जीनोम है वो पूरी तरीके से सीक्वेंस किया गया और कैरेक्टरिस्टिक को ये जो रिलीज किया गया था ये इंक्लूड करता है प्रोडक्ट को जिसको कि ड्राइव किया गया था लोटस से, जैसे कि जो अप्रैल बनते हैं लोटस फाइबर से, जो परफ्यूम जिसको कि हम फ्लोटस कहते हैं इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लोटस फ्लावर से। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो मेजर हाईलाइट है इसका, ये एक यूनिक वैरायटी है लोटस का जिसमें 108 पेटल्स है। इसमें लार्ज लाइट पिंक फ्लावर है। जो मैक्सिमम साइज है फ्लावर का वो रीच कर सकता है अप टू 10 इंचेस तक डायमीटर का। दूसरे वैरायटी के जैसे ये जो फ्लावर है ये ऑलमोस्ट थ्रू आउट ग्रो करते हैं मार्च से दिसंबर के मंथ में बिना कोई इंटरवेंशन के। ये जो लाइट वैरायटी ये कंटेन करता है हाई कंटेंट न्यूट्रिशनल कंपोनेंट का, जैसे कि अमीनो एसिड, पॉलीफेनॉइड, फ्लेवोनॉइड, कैटनाइड, फैटी एसिड, ये सब उसमें मिलते हैं। ग्रो कैसे किया जाता है? तो जो वैरायटी है इसको प्रोपोगेट किया जाता है राइजोम्स की मदद से और जो सीड होता है इसको ग्रोन किया जाता है पॉन्ड पे, टैंक पे और साथ साथ पॉट पे भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैसिफिक आइलैंड फेस द रिस्क ऑफ ड्राउनिंग। तो जो पैसिफिक आइलैंड फेस कर रहा है रिस्क को कि वो डूब सकता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज इश्यूड अ वार्निंग दैट सी लेवल अराउंड द पैसिफिक आइलैंड आर राइजिंग एट अ रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 मिलीमीटर पर ईयर, स्लाइटली फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक वार्निंग इश्यू किया है कि जो सी लेवल है अराउंड पैसिफिक आइलैंड के वो राइज कर रहे हैं। जो रेट है अप्रोक्सीमेटली 4 मिलीमीटर पर ईयर का, ये स्लाइटली फास्टर है ग्लोबल एवरेज से। ये जो एक्सेलरेटेड राइज हो रहा है इसके कारण एक सीरियस थ्रेट बन गया है लो लाइंग आइलैंड के लिए, जैसे कि आपका ट्यूवालू हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया। जो वार्निंग है वो आया है जो WMO का स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन साउथ वेस्ट पैसिफिक 2022 रिपोर्ट है उसके अनुसार। ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट कर रहा है जो ऑक्यूरेंस है मैराइन हीटवेव का सब्सटेंशियल रीजनल नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे और साउथ में पपुआ न्यू गिनी के मोर हो गया है 6 मंथ के अंतर्गत देखा गया है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि जो रीजन है उसने एक्सपीरियंस किया है 35 नेचुरल हैजार्ड को प्रीवियस ईयर, जिसके कारण 700 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। और ये जो इवेंट है ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा मोर देन 8 मिलियन इंडिविजुअल को। जो फाइंडिंग है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का इस रिपोर्ट में ये दर्शाता है कि अर्जेंट आवश्यकता है कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एक्शन प्लान तैयार करने की ताकि मिटिगेट किया जा सके इसके इम्पैक्ट को और सेफगार्ड किया जा सके जो फ्यूचर है वल्नरेबल आइलैंड नेशन का। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.